हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक से खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास इस शीर्षक के अंतर्गत गद्य काव्य एवं गद्य गीतों की भाषा, छायावादी आलोचकों का गद्य, प्रगतिशील लेखक और हिंदी गद्य, विचारशील आलोचकों एवं शोधकों का गद्य, प्रयोगवादी लेखकों का गद्य और नए कवियों का गद्य, इन 6 टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं और इसे भी हम MCQs फॉर्मेट में देखने वाले हैं। अगली जो वीडियो आएगी वो अगली वीडियो हमारी उपसंहार, उत्तराधुनिक गद्य, शक्ति और दुर्बलताएं और समस्याएं, इन चारों से संबंधित होगी। तो हमारा खंड क जो है, यानी इस पुस्तक से हिंदी का गद्य साहित्य की पुस्तक का खंड क हमारा 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा पूरी तरीके से गद्य काव्य एवं गद्य गीतों की भाषा, छायावादी आलोचकों का गद्य, प्रगतिशील लेखक और हिंदी गद्य, विचारशील आलोचकों एवं शोधकों का गद्य, प्रयोगवादी लेखकों का गद्य, नए कवियों का गद्य। ठीक है, इन 6 टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन कंटेंट को। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है गद्य काव्य एवं गद्य गीतों की भाषा। ठीक है, इससे पूर्व हमने छायावादी कवियों के गद्य को देखा था, जिसमें हम महादेवी वर्मा को के गद्य के उदाहरण स्वरूप इस उदाहरण को देख रहे थे। ठीक है, यहीं पे हमारा जो पिछला वीडियो था वो कंप्लीट हो गया था और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह गद्य काव्य एवं गद्य गीतों की भाषा है। इसमें पहला प्रश्न है, छायावादी युग की प्रवृत्ति ने गद्य को किसके निकट ला दिया? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी कहानी। तो छायावादी युग की प्रवृत्ति ने गद्य को किसके निकट ला दिया? इसका सही उत्तर होगा कविता के निकट ला दिया। छायावादी युग की प्रवृत्ति ने गद्य को क्या किया? कविता के निकट लाकर खड़ा कर दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा कविता। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कविंद्र रविंद्र की गीतांजलि के अनुवाद ने इस प्रवृत्ति को और भी विकसित किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है उसके अनुवाद ने इस प्रवृत्ति को और भी विकसित कर दिया। कौन सी प्रवृत्ति? यानी छायावाद की जो युग की प्रवृत्ति है, यानी गद्य की जो प्रवृत्ति है, वो कविता को और करीब ला रही है। यह प्रवृत्ति हमें गीतांजलि के अनुवाद में भी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों के गद्य की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वह बहुत सरल और व्यवहारिक है, ऑप्शन बी वह अधिक सूक्ष्म भावनाओं को अलंकृत शैली में व्यक्त करने में समर्थ हुआ है, ऑप्शन सी वह बहुत जटिल और समझने में कठिन है, ऑप्शन डी वह बहुत छोटा और संक्षिप्त है। ऑप्शन सी वह बहुत जटिल और समझने में कठिन है, ऑप्शन डी वह बहुत छोटा और संक्षिप्त है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वह अधिक सूक्ष्म भावनाओं को अलंकृत शैली में व्यक्त करने में समर्थ हुआ है। छायावादी कवियों के गद्य की विशेषता क्या रही है कि उनके जो गद्य की जो भाषा है वह सूक्ष्म भावनाओं को अलंकृत शैली में व्यक्त करने में समर्थ हुई है। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि जो छायावादी कवि थे उनकी जो गद्य की जो भाषा थी, ठीक है, उसमें पद्य का ही रूप दिखाई देने लगा। जैसे कविता में या पद्य में उनका जो काव्यमय या अलंकृत शैली को अपनाना या कलात्मकता को दिखाना, वो वही रूप गद्य में भी दिखा रहे थे। अब चूंकि ये गद्य कविता तो है नहीं या पद्य तो है नहीं, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो काव्यमय ही होता जा रहा था। यानी कि कविता का जो प्रभाव है वो गद्य पे पड़ने लगा था। तो ऐसे कई कवि हैं या कई रचनाकार हैं जिन्होंने गद्य को पूरी तरीके से पद्यमय बना दिया है। पद्यमय बनाने का मतलब तुकबंदी नहीं, ठीक है, या छंद अलंकार से सुशोभित करना नहीं। यहाँ बात हो रही है काव्यमयता को इसमें शामिल करना या कलात्मकता को इसमें शामिल करना या चमत्कृत शैली को अपनाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रूप सामने आ रहा है वो क्या हो गया? गद्य काव्य कह सकते हैं इसे या गद्य गीत कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रचनाकार को हम इस कोटि में शामिल करेंगे और उनकी विशेषताओं को देखेंगे। ठीक है, तो अभी प्रश्न है, गद्य काव्य लिखने में कौन कौन से लेखक विशेष उल्लेखनीय हैं? पहला है प्रसाद निराला पंत, दूसरे हैं योगी हरि चतुर्सेन शास्त्री, मदन मोहन मिहिर, बाबू राय कृष्णदास, तेज नारायण काक, दिनेश नंदनी दालमिया। ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी
वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, मदन मोहन मिहिर, बाबू राय कृष्णदास, तेज नारायण काग, दिनेश नंदनी डालमिया इसका सही उत्तर होगा। तो ये जो रचनाकार हैं ये गद्य गीत या गद्य काव्य लिखने वाले रचनाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी की गद्य की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है वह बहुत सरल और व्यवहारिक है। ऑप्शन बी वह गद्य काव्य है और भावना, प्रवाह, शब्द चयन, अनुभूति, तन्मयता, वक्रता, सुक्तिमयता, शब्दों की एक रूपता आदि सभी दृष्टियों से काव्यखंड प्रतीत होता है। ऑप्शन सी वह बहुत जटिल और समझने में कठिन है। ऑप्शन डी वह बहुत छोटा और संक्षिप्त है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की गद्य की विशेषता क्या है? जो इनका गद्य है, माखनलाल चतुर्वेदी का जो गद्य है वह काव्य है और भावना, प्रवाह, शब्द चयन, अनुभूति, तन्मयता, वक्रता, सुक्तिमयता, शब्दों की एक रूपता आदि सभी दृष्टियों से काव्यखंड प्रतीत होते हैं। गद्य काव्य क्या है? काव्यखंड प्रतीत होने लगे हैं। किनका? माखनलाल चतुर्वेदी का। इनका उदाहरण देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के निबंधों की भाषा भी गद्य काव्य ही बन गई है। एक उदाहरण देखिए। अब इनके निबंध क्या है तो ये गद्य का ही रूप। अब इसे किस तरीके से काव्य में बनाया गया है वो आप देखिए। ठीक है, उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया गया है। कौन सा आकार दूं तुम मानव हृदय के मुग्ध संस्कार जो हो, चित्र खींचने की सुध कहाँ से लाऊं, तुम अनंत जागृत आत्माओं के ऊंचे पर गहरे स्वप्न जो हो, मेरी काली कलम का बल समेटे नहीं सिमटता, तुम कल्पनाओं के मंदिर में बिजली की व्यापक चकाचौंध जो हो, मानव सुख के फूलों के और लड़ाके सिपाही के रक्त बिंदुओं के संग्रह, तुम्हारी तस्वीर खींचूं मैं, तुम तो वाणी के सरोवर में अंतरात्मा के निवासी की जगमगाहट हो, लहरों से परे पर लहरों में खेलते हुए, रजत के बोझ और तपन से खाली पर पंछियों, वृक्ष, राजियों और लताओं तक को अपने रुपहलेपन में नहलाए हुए हो। अब आप देखिए, जो छायावादी काव्य की जो विशेषताएं हैं वो कहीं ना कहीं गद्य के इस रूप में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस कारण ही इसे गद्य काव्य या काव्यखंड जो कहा गया है ना। अभी हमने प्रश्न किया ना, काव्यखंड, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये गद्य का रूप ना होकर क्या हो गया, काव्य का कोई खंड है। क्यों? क्योंकि इसके जो शब्द चयन है या प्रवाह कह सकते हैं या इसकी जो भावना कह सकते हैं, वक्रता कह सकते हैं, सुक्तिमयता कह सकते हैं, वो सभी को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस कारण क्या हो गया, ये काव्यखंड सा लगने लगा है। अब अगला प्रश्न है गद्य गीत और गद्य काव्य में क्या अंतर होता है? ऑप्शन ए है गद्य गीतों में मूल भावना आदि से अंत तक ही रहती है जबकि गद्य काव्य में यह आवश्यक नहीं है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है गद्य काव्य में मूल भावना आदि से अंत तक ही रहती है जबकि गद्य गीतों में यह आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी कह रहे हैं गद्य गीत बहुत छोटे होते हैं जबकि गद्य काव्य बहुत लंबे होते हैं। ऑप्शन डी गद्य गीत बहुत जटिल होते हैं जबकि गद्य काव्य बहुत सरल होते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी गद्य गीत और गद्य काव्य में क्या अंतर है? गद्य गीत में मूल भावना आदि से अंत तक एक ही रहती है, यानी प्रारंभ में जो भावना है वही अंत तक भावना होगी। किसमें? गद्य गीत में। जबकि गद्य काव्य में यह आवश्यक नहीं है। गद्य काव्य में क्या हो सकता है कि यहाँ पे कोई और भावना हो, यहाँ पे कोई और भावना हो, इसके बीच में कोई और भावना हो। तो ये जो भावना का जो तारतम्य है या एक रूपता है वो ज़रूरी नहीं है कि गद्य काव्य में हो, लेकिन गद्य गीत में यह ज़रूरी है कि जो भावना यहाँ है वो आदि से अंत तक वही भावना अंत तक बनी रहे। ठीक है, तो ये मूल अंतर है गद्य गीत और गद्य काव्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ उदाहरण स्वरूप राय कृष्णदास का एक गद्य गीत दिया गया है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो राय कृष्णदास के एक गद्य गीत की भाषा का नमूना देखिए। मुझे यह सोचकर अचरज होता है कि आनंद कंद मूलक इस विश्व वल्लरी में मुझे आनंद का अनुमात्र भी ना मिले। हाँ, आनंद के बदले मैं रुदन और सोच को परितोष कर रहा था। अंत को मुझसे ना रहा गया। मैं चिल्ला उठा, आनंद आनंद कहाँ है आनंद, हाय तेरी खोज में मैंने व्यर्थ जीवन गंवाया। अब यहाँ हम अगर भावना को ही देखें, यानी गद्य गीत की भावना के लिए क्या कहा गया था कि भावना क्या होनी चाहिए, आदि से अंत तक समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी तो वही समान भाव है, यानी आश्चर्य उसे क्या हो रहा है, जीवन की आश्चर्यता इसके लिए क्या है कि वह आनंद की खोज में लगा रहा।
और अंत में भी वही है कि तेरी खोज में मैंने व्यर्थ जीवन गंवाया, है ना। तो भाव सेम ही रहा अंत तक। तो ये किसका उदाहरण था? राय कृष्ण दास का। आप इसे याद रखेंगे, ये परीक्षा उपयोगी हो सकता है कि प्रश्न पूछ लिया जाए कि यह गद्य किन का है। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर? राय कृष्ण दास। अगला जो टॉपिक है वह हमारा छायावादी आलोचकों का गद्य। ठीक है, हमने इससे पहले जो किया था वो छायावादी कवियों का गद्य किया था। ठीक है, अब हमें करना है छायावादी आलोचकों का गद्य, जिसमें पहला प्रश्न है, छायावादी युग में आलोचकों की भाषा कैसी थी? ऑप्शन ए, वह बहुत सरल और व्यवहारिक थी। ऑप्शन बी, वह काव्यात्मक होकर सामने आई। ऑप्शन सी, वह बहुत जटिल और समझने में कठिन थी। ऑप्शन डी, वह बहुत छोटी और संक्षिप्त थी। तो छायावादी युग में आलोचकों की भाषा कैसी थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छायावादी युग में आलोचकों की भाषा कैसी थी? वह काव्यात्मक होकर सामने आई, यानी आलोचकों की भाषा भी क्या हो गई? काव्यात्मक हो गई। अगला प्रश्न है, किन आलोचकों की आलोचनाओं में काव्यात्मक गद्य का स्वरूप देखा जा सकता है? ऑप्शन ए, शांतिप्रिय द्विवेदी। ऑप्शन ए, शांतिप्रिय द्विवेदी, विनोद शंकर व्यास तथा नंदलाल वाजपेयी। ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला पंत। ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन डी, प्रसाद निराला पंत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शांतिप्रिय द्विवेदी, विनोद शंकर व्यास तथा नंदलाल वाजपेयी। तो इन आलोचकों के, यानी ये छायावादी आलोचक हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए कि छायावादी आलोचकों में इनका नाम है, और इनका जो गद्य है वह पूरी तरीके से काव्यमय हो गया है, या आलोचना की जो शैली है वो पूरी तरीके से काव्यात्मक हो गई है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है ठाकुर रामाधार सिंह की भाषा की विशेषता। ठाकुर राम आधार सिंह की भाषा की विशेषता क्या है? प्रश्न है। ऑप्शन है, वह बहुत सरल और व्यवहारिक है। ऑप्शन बी, उसमें पंत की काव्यात्मकता है। महादेवी की लाक्षणिक वक्रता है। प्रसाद की चिंतन प्रधान तत्समता है। माखनलाल जी का प्रवाह है, तथा गणेश शंकर विद्यार्थी का मूर्ति विधान एक साथ देखा जा सकता है। ऑप्शन सी, वह बहुत जटिल और समझने में कठिन है। ऑप्शन डी, वह बहुत छोटी और संक्षिप्त है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कि रामाधार सिंह की भाषा की अगर हम विशेषता की बात करें तो उसमें कई रचनाकारों की शैलियाँ शामिल हैं। अगर हम बात करें पहले तो पंत की काव्यात्मकता हमको इनमें दिखाई देती है। किनमें दिखाई देती है? रामाधार सिंह में। तो पंत की क्या है? काव्यात्मकता है। महादेवी की लाक्षणिक वक्रता है। वहीं प्रसाद की चिंतन प्रधान तत्समता है। माखनलाल जी का प्रवाह है, और गणेश शंकर विद्यार्थी का मूर्त विधान है। ठीक है, तो ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी का मूर्त विधान है और इन सभी छायावादी कवियों की जो विशेषता है वह किस में पाई जा रही है? ठाकुर रामाधार सिंह की भाषा में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टि से। अगला प्रश्न है इन्हीं से है, रामाधार सिंह जी के गद्य में क्या विशेष है? ऑप्शन ए है, वह बहुत सरल और व्यवहारिक है। ऑप्शन बी, वह भाव व्यंजनों की प्रधानता स्वीकार करते हुए बीच बीच में ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। ऑप्शन सी, वह बहुत जटिल और समझने में कठिन है। ऑप्शन डी, वह बहुत छोटा और संक्षिप्त है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कि रामाधार सिंह के गद्य की विशेषता क्या है? वह भाव व्यंजना की प्रधानता स्वीकार करते हुए बीच बीच में ठेठ ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। यानी छायावादी कवियों की शैली का प्रभाव तो उन पर दिखाई देता ही है, लेकिन ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी वो बीच बीच में करते हैं। एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे वो देख लेते हैं। एक उदाहरण उपर्युक्त कथन की सत्यता सिद्ध करेगा। क्या है इनका उदाहरण? देख लेते हैं। महानतम आत्मा की साकार स्नेहमूर्ति माता तू धन्य है। माता तू ही आदिशक्ति के हृदय मंथन की शाश्वत विश्व प्राणा अमृतमयी जीवन ज्योत्सना है। अनंत प्राकृतिक लीलाओं के सृजन पालनमय स्वांतः सुखाय विलसित प्रेमाश्रम में चिरंतन प्राण तेरा चिरंतन शिशु है। संपूर्ण जीवन तेरा जीवन है और तू है ब्रह्मांड विकसित अव्यक्त सत्ता की व्यक्त आत्म ज्योतिमयी माँ। अगला प्रश्न है, आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने रामाधार सिंह की भाषा को किसकी परंपरा में माना है? ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी, प्रसाद। ऑप्शन डी, निराला। तो नंदलाल वाजपेयी ने रामाधार सिंह की भाषा को किसकी परंपरा में माना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, नंदलाल वाजपेयी ने रामाधार सिंह को नंदलाल वाजपेयी
नंदलाल वाजपेयी ने रामाधार सिंह की भाषा को माखनलाल चतुर्वेदी की परंपरा में माना है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रगतिशील लेखक और हिंदी गद्य। इससे पहले हमने गद्य गीत देखा, गद्य गीत की भाषा को देखा, फिर हमने छायावादी आलोचकों का गद्य देखा। अब हम प्रगतिशील लेखक और हिंदी गद्य को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है इससे संबंधित, प्रगतिशील लेखकों की गद्य शैली की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए काव्यात्मक और अलंकृत, ऑप्शन बी सरल व्यावहारिक एवं अलंकृत, ऑप्शन सी वह बहुत जटिल और समझने में कठिन है, ऑप्शन डी वह बहुत छोटा और संक्षिप्त है। तो प्रगतिशील लेखकों की गद्य शैली की विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर होगा, प्रगतिशील लेखकों की गद्य शैली की विशेषता है कि वह बहुत सरल व्यावहारिक और अनलंकृत है। यानी जो चमत्कार प्रधानता या कह सकते हैं अलंकृत शैली जो है वो हमको गद्य शैली यानी प्रगतिशील लेखकों के गद्य में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील लेखक हैं? ऑप्शन ए महापंडित राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी प्रसाद निराला पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर रामाधार सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से कौन प्रगतिशील लेखक है? तो इसका सही उत्तर होगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन, यशपाल और रामविलास शर्मा। अन्य प्रगतिशील लेखकों की बात करें तो हमने अभी राहुल सांकृत्यायन को देखा ऑप्शन में, यशपाल को देखा और रामविलास शर्मा को। अन्य की अगर बात करें तो शिवदान सिंह चौहान भी हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, अमृत राय हैं, डांगे राघव है, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। तो इन सभी रचनाकारों का नाम प्रगतिशील लेखकों में गिना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखकों की भाषा में क्या विशेष है? ऑप्शन ए वह उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों को आवश्यकता अनुसार ग्रहण नहीं करती, ऑप्शन बी है वह अकृत्रिम एवं सहज प्रवाह बनाए रखती हैं और उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों को भी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती हैं, ऑप्शन सी वह बहुत जटिल और समझने में कठिन है, ऑप्शन डी वह बहुत छोटी और संक्षिप्त है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, यानी प्रगतिशील लेखकों की भाषा में क्या विशेष है? वह अकृत्रिम एवं सहज प्रवाह बनाए रखती हैं और उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों को भी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती हैं। तो ये इनकी काव्य की या भाषा की विशेषता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील गद्य लेखकों ने गद्य को क्या दिया? ऑप्शन ए कल्पना के रंगीन रहस्य लोक की उड़ान, ऑप्शन बी यथार्थ की खुरदुरी जमीन पर खड़ा कर दिया, ऑप्शन सी आदर्शवादिता का आवरण, ऑप्शन डी नैतिकता का बंधन। तो प्रगतिशील गद्य लेखकों ने गद्य को क्या दिया? इसका सही उत्तर होगा यथार्थ की खुरदुरी जमीन पर खड़ा किया। इसे देखें तो गद्य को सूक्ष्म निगूढ़ और अमूर्त कला संकेतों से मुक्त कर, यानी पहले क्या थी गद्य, यानी अगर हम छायावाद की बात करें तो वहाँ जो गद्य जो था वह सूक्ष्म निगूढ़ और अमूर्त कला संकेत से भरा हुआ था। इससे मुक्त कराकर यथार्थ की खुरदुरी जमीन पर लाने का काम किसने किया? प्रगतिशील लेखकों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के गद्य और प्रगतिशील गद्य में क्या अंतर है? ठीक है, तो हमने प्रारंभ से ही इस गद्य के साहित्य को देखा है, यानी आदिकाल से हमने इसको प्रारंभ किया था। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग और प्रगतिशील गद्य में क्या अंतर है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग का गद्य यथार्थवादी था और प्रगतिशील गद्य आदर्शवादी है, ऑप्शन बी द्विवेदी युग का गद्य आदर्शवादी और नैतिक था जबकि प्रगतिशील गद्य यथार्थवादी और आवरण मुक्त है, ऑप्शन सी द्विवेदी युग का गद्य काव्यात्मक था तथा प्रगतिशील गद्य अनलंकृत है, ऑप्शन डी द्विवेदी युग का गद्य बहुत जटिल था, प्रगतिशील गद्य बहुत सरल है। सरल तो है, अनलंकृत भी है, लेकिन अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो बहुत अधिक काव्यात्मक नहीं था, ठीक है, या बहुत अधिक जटिल भी नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि द्विवेदी युग का गद्य जो था वह आदर्शवादी था और नैतिक था, जबकि प्रगतिशील की बात करें तो ये यथार्थवादी और आवरण मुक्त है। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो अगर हम कहें अंतर जो है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हमने गद्य गीत किया आज के टॉपिक पे, फिर हमने छायावादी आलोचकों का गद्य किया, इसके बाद हमने प्रगतिशील लेखकों का गद्य किया। अब हम विचारशील आलोचकों एवं शोधकों का गद्य इस शीर्षक को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से।
सबसे पहला प्रश्न है, उच्च स्तर के साहित्यिक अन्वेषकों एवं आलोचकों की भाषा की विशेषता क्या है? तो पहला ऑप्शन है सरल और व्यवहारिक, ऑप्शन बी संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग, ऑप्शन सी है बहुत जटिल और समझने में कठिन, ऑप्शन सी है बहुत छोटी और संक्षिप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उच्च स्तर के साहित्यिक अन्वेषकों एवं आलोचकों की भाषा की विशेषता क्या है? संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग। यानी जो भी उच्च स्तर के अन्वेषक होते हैं, आलोचक होते हैं, उनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ भाषा शामिल होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तर के साहित्यिक अन्वेषक एवं आलोचक है? तो उच्च स्तर के साहित्यिक अन्वेषक एवं आलोचकों में किनका नाम आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परशुराम चतुर्वेदी, पंडित चंद्रबली पांडे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अन्य अगर हम देखें अन्वेषक और आलोचक, तो उनमें भगवत चरण उपाध्याय, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र आदि का भी नाम आता है। अगला प्रश्न है, उच्च स्तर के साहित्यिक अन्वेषकों एवं आलोचकों के गद्य की विशेषता क्या है? इसका ऑप्शन है अलंकरण एवं काव्यात्मकता, ऑप्शन बी तीव्रतात्मकता, तार्किकता, गंभीरता, संयमशीलता, विश्वसनीयता एवं चयन धर्मिता, ऑप्शन सी बहुत जटिल और समझने में कठिन, ऑप्शन डी बहुत छोटी और संक्षिप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उच्च स्तर के साहित्यिक अन्वेषकों एवं आलोचकों की गद्य की विशेषता क्या होती है? इनमें तीव्रतात्मकता होती है, तार्किकता होती है, गंभीरता होती है, संयमशीलता होती है, विश्वसनीयता होती है और चयन धर्मिता होती है। तो इस दृष्टि से उत्तर बी इसका सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वह बहुत जटिल और समझने में कठिन है, ऑप्शन बी वह सरलता, प्रवाह तथा लोक जीवन की ताजगी के साथ साथ संस्कृत निष्ठता भी दर्शाती है, ऑप्शन सी वह बहुत छोटी और संक्षिप्त है, ऑप्शन डी वह केवल संस्कृतनिष्ठ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है उसकी भाषा सरल है, प्रवाहपूर्ण है, लोक जीवन की ताजगी के साथ साथ संस्कृत निष्ठता को भी दर्शाती है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाणभट्ट की आत्मकथा में कादम्बरी की सी संस्कृत निष्ठ भाषा का आनंद आता है। यानी उदाहरण स्वरूप इनकी जो रचना बाणभट्ट की आत्मकथा है उसमें जो कादम्बरी की जो संस्कृत निष्ठ भाषा है उस तरह का आनंद इसमें इस कृति में भी पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य की मूल प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए सरलता और व्यवहारिकता, ऑप्शन बी तत्समता एवं संस्कृत निष्ठता, ऑप्शन सी अलंकरण एवं काव्यात्मकता, ऑप्शन डी वह बहुत जटिल और समझने में कठिन है। इसका सही उत्तर होगा तत्समता एवं संस्कृत निष्ठा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य की मूल प्रवृत्ति क्या है? तत्समता एवं संस्कृत निष्ठता। इससे संबंधित तथ्य हैं नाथ संप्रदाय और हिंदी साहित्य का आदिकाल जैसी खोजपूर्ण कृतियों में आपकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, संयत एवं गंभीर हो गई है। सूरदास की आलोचना में काव्यात्मकता एवं बांग्ला की भावुकता दृष्टिगत होती है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि एक अन्वेषक भी कह सकते हैं, वो हैं आलोचक के साथ साथ, उन्होंने नाथ संप्रदाय और हिंदी साहित्य का आदिकाल जैसी महत्वपूर्ण कृतियों की खोज की और इस दृष्टि से भी इनकी जो रचना है वो महत्वपूर्ण हुई है। अगर हम इनकी भाषा शैली की बात करें तो यहाँ पर जैसे सूरदास की आलोचना के विषय में यहाँ पे पंक्ति है कि आलोचना में इनकी जो काव्यात्मकता है या बांग्ला की भावुकता है वह दृष्टिगत होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह प्रयोगवादी लेखकों का गद्य है। तो इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है, प्रगतिशील और आत्मान्वेषी लेखकों के गद्य की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए भावों की तरलता और रसिकता, ऑप्शन बी बौद्धिक सूक्ष्मता और विचारों की गहराई, ऑप्शन सी बहुत जटिल और समझने में कठिन, ऑप्शन डी वह बहुत छोटी और संक्षिप्त है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रगतिशील और आत्मान्वेषी लेखकों के गद्य की विशेषता क्या है? बौद्धिक सूक्ष्मता और विचारों की गहराई। प्रयोगवादी लेखकों के गद्य को हम देख रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रगतिशील और आत्मान्वेषी लेखकों के गद्य की विशेषता क्या रही है? तो बौद्धिक सूक्ष्मता और विचारों की गहराई उनमें विशेष रूप से रही है।
अगला प्रश्न है, प्रगतिशील और आत्मनिवेशी लेखकों के गद्य में क्या शक्ति है? ऑप्शन ए, भावों को व्यक्त करने की शक्ति है। ऑप्शन बी, मानसिक उलझनों, गुत्थियों, घात प्रतिघातों एवं विचारों की गहरी रेखाओं को उभार देने की शक्ति है। ऑप्शन सी, बहुत जटिल और समझने में कठिन होने की शक्ति है। ऑप्शन डी, वह बहुत छोटी और संक्षिप्त होने की शक्ति है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रगतिशील और आत्मनिवेशी लेखकों के गद्य में शक्ति क्या है? ये मानसिक उलझनों, गुत्थियों, घात प्रतिघातों, विचारों की गहराई को उभारने की शक्ति इनमें है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इनके गद्य में प्रयोग वक्रता और तत्समता भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील और आत्मनिवेशी लेखकों के गद्य की तुलना किससे की जाती है? ऑप्शन ए, अंग्रेजी की चिंतन भंगिमा से। ऑप्शन बी, हिंदी की काव्यात्मकता से। ऑप्शन सी, बहुत जटिल और समझने में कठिन गद्य से। और ऑप्शन डी, छोटी और संक्षिप्त गद्य से। तो प्रगतिशील और आत्मनिवेशी लेखकों के गद्य की तुलना की जाती है अंग्रेजी की चिंतन भंगिमा से। क्यों की जाती है? क्योंकि जो अंग्रेजी की जो चिंतन भंगिमा या फिर कह सकते हैं वहाँ अंग्रेजी साहित्य में जो इस रूप को अगर हम देखें तो वहाँ मन की सूक्ष्मतम परतों को धीरे धीरे खोला जाता है। तो वही रूप हमें प्रगतिशील और आत्मनिवेशी लेखकों में भी दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील और आत्मनिवेशी लेखकों के गद्य को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए, चिंतन, उलझन, आत्मनिवेशन, ऊहापोह एवं अंतर्मंथन का गद्य। ऑप्शन बी, भावों की तरलता और रससिक्तता का गद्य। ऑप्शन सी, बहुत जटिल और समझने में कठिन गद्य। ऑप्शन डी, बहुत छोटी और संक्षिप्त गद्य। जिसको सही उत्तर क्या होगा? प्रगतिशील और आत्मनिवेशी लेखकों के गद्य को चिंतन, उलझन, आत्मनिवेशन, ऊहापोह एवं अंतर्मंथन का गद्य कहा जा सकता है। एक उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो समय, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, समय मात्र अनुभव है, इतिहास है। इस संदर्भ में क्षण वही है जिसमें अनुभव तो है लेकिन जिसका इतिहास नहीं है, जिसका भूत भविष्य कुछ नहीं है, जो शुद्ध वर्तमान है, इतिहास से परे, स्मृति के संसर्ग से अदूषित, संसार से मुक्त। अगर ऐसा नहीं है तो वह क्षण नहीं है, क्योंकि वह काल का कितना ही छोटा खंड क्यों ना हो, उसमें मेरा जीना काल सापेक्ष जीना है, ऐतिहासिक जीना है। वह बिंदु नहीं है, रेखा है, रेखा परंपरा है और क्षण परंपरा मुक्त होना चाहिए। तो ये जो अंतर्मंथन है ये इस उदाहरण के जरिए इससे स्पष्ट समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इस वर्ग के गद्य लेखकों में कौन अग्रणी है? ऑप्शन ए, अज्ञेय। ऑप्शन बी, प्रसाद। ऑप्शन सी, निराला। ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। तो आत्मनिवेशी लेखकों में सबसे प्रमुख कौन रहे हैं? अज्ञेय रहे हैं, है ना। अंतर्मन के ऊहापोह को उद्घाटित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला टॉपिक है, नए कवियों का गद्य। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, नए कवियों का गद्य यानी प्रयोगवाद के बाद किस कविता आंदोलन का लंबा दौर चला है? ऑप्शन ए, नई कविता। ऑप्शन बी, अकविता। ऑप्शन सी, बीत पीढ़ी की कविता। ऑप्शन डी, नारीवादी कविता। तो प्रयोगवाद के बाद किस कविता आंदोलन का लंबा दौर चला है? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता का। जो नई कविता है वह 64 से लेकर अब तक जो कविता चल रही है वो नई कविता या समकालीन कविता भी कह सकते हैं इसे। ठीक है। अगला प्रश्न है, नई कविता के दौर में आधुनिक काव्य भूमि को आंदोलित करने वाली कविता की विभिन्न लहरें क्या हैं? ऑप्शन ए, अकविता, बीट पीढ़ी की कविता, युवा आक्रोश की कविता, नारीवादी एवं नक्सल आंदोलन से प्रभावित कविता। ऑप्शन बी, केवल अकविता और बीट पीढ़ी की कविता। ऑप्शन सी, केवल नारीवादी और नक्सल आंदोलन से प्रभावित कविता। ऑप्शन डी, केवल युवा आक्रोश की कविता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई कविता के दौर में आधुनिक काव्य भूमि को आंदोलित करने वाली कविता की विभिन्न लहरें कौन कौन सी थी? कविता थी, बीट पीढ़ी की कविता थी, युवा आक्रोश की कविता थी, नारीवादी एवं नक्सल आंदोलन से प्रभावित कविता थी। ठीक है। इनकी विशेषता क्या है? बिना किसी लेबुल के जीवन के सच्चाइयों को उजागर करने वाली यथार्थगंधी कविता की अनेक लहरें आधुनिक काव्य भूमि को आंदोलित करती रही हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता के कुछ कवियों ने अच्छी गद्य रचनाएं भी दी हैं, जिनमें से किन कवियों का गद्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है? ऑप्शन ए, शमशेर, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और अशोक वाजपेयी।
ऑप्शन बी केवल शमशेर और त्रिलोचन, ऑप्शन सी केवल केदारनाथ सिंह और कुंवर नारायण, ऑप्शन डी केवल अशोक वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शमशेर, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और अशोक वाजपेयी। इन सभी की जो रचनाएं हैं वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है नई कविता में। शमशेर, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और अशोक वाजपेयी। कवि त्रिलोचन की अगर हम बात करें तो इनका समय है 1917 से 2007। इनके गद्य की विशेषता क्या है? प्रश्न है। ऑप्शन ए लोकनिष्ठा, ऊष्मा, विवेक, उदारता, स्पष्टता, दायित्वबोध, पारदर्शिता और आत्मीयता। ऑप्शन बी केवल लोकनिष्ठा और ऊष्मा, ऑप्शन सी केवल विवेक और उदारता, ऑप्शन डी केवल स्पष्टता और दायित्वबोध। तो सही उत्तर क्या होगा कि कवि त्रिलोचन के गद्य में लोकनिष्ठा है, ऊष्मा है, विवेक है, उदारता है, स्पष्टता है, दायित्वबोध है, पारदर्शिता है और आत्मीयता है। तो ये इनके गद्य की विशेषता है। अगला जो नाम है वह शमशेर जी का है। शमशेर जी का समय क्या है? 1911 से 1993। इनके गद्य की क्या विशेषता है? प्रश्न है। ऑप्शन है द्वाभा मंडित, उर्दू की रवानी और हिंदी की शालीनता के साथ ही उच्च स्तरीय सौंदर्यबोध। ऑप्शन बी केवल द्वाभा मंडित, ऑप्शन सी केवल उर्दू की रवानी और हिंदी की शालीनता, ऑप्शन डी केवल उच्च स्तरीय सौंदर्यबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्वाभा मंडित, उर्दू की रवानी, हिंदी की शालीनता के साथ ही उच्च स्तरीय सौंदर्यबोध किन में पाया जाता है? शमशेर के गद्य में। अगला जो नाम है वह केदारनाथ सिंह का नाम है। केदारनाथ सिंह, इनका समय है 1934 से 2018। इनके आलोचनात्मक गद्य की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए साफ सुथरा और रागदीप्त होते हुए भी काव्य मर्म के विवेकनिष्ठ विश्लेषण की सारी संभावनाओं से पूर्ण है इनका काव्य। ऑप्शन बी केवल साफ सुथरा है, ऑप्शन सी केवल रागदीप्त है, ऑप्शन डी केवल काव्य मर्म के विवेकनिष्ठ विश्लेषण की सारी संभावनाओं से पूर्ण है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केदारनाथ सिंह का जो आलोचनात्मक गद्य है वह साफ सुथरा है, रागदीप्त होते हुए भी काव्य मर्म के विवेकनिष्ठ विश्लेषण की सारी संभावनाओं को उसमें उद्घाटित किया गया है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वह संवेदना और सोच के अंतराल को समाप्त करते हुए हमें कविता की उस भूमि तक ले जाता है जहाँ स्थान और समय या देश और काल की फांक समाप्त हो जाती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है केदारनाथ सिंह के काव्य की। अगला प्रश्न है नई कविता के कवियों का गद्य प्रयोगवादियों की तुलना में कैसा है? ठीक है, इससे पहले हमने द्विवेदी युग और प्रगतिशील काव्य में अंतर देखा था। अब जो अंतर है वो प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों के बीच का अंतर है। ऑप्शन ए अधिक समृद्ध, ऑप्शन बी कम समृद्ध, ऑप्शन सी समान है, ऑप्शन बी डी बहुत जटिल है। तो नई कविता और गद्य के गद्य में और प्रयोगवादियों के गद्य में अगर हम तुलना करें तो नई कविता के गद्य का जो रूप है वह अधिक समृद्ध हुआ है अगर हम उसकी तुलना करें प्रयोगवादी गद्य से। ठीक है। एक और नाम है कुंवर नारायण का। नई कविता में कुंवर नारायण का भी नाम है। इनका समय 1927 से 2017 है। इनका आलोचनात्मक गद्य काव्य में सामयिक यथार्थ के ताप के साथ आत्मिक एवं सार्वभौम जीवन सत्य के औदात्य की तलाश का गद्य है। उसमें कथ्य के विश्वसनीयता के साथ ही शिल्पगत सौंदर्य की चिंता भी लक्षित की जा सकती है। ठीक है। तो गद्य का जो यह रूप है या गद्य की यह विशेषता जो है वह कुंवर नारायण के काव्य में या गद्य में देखा जाता है। ठीक है, गद्य में अगला नाम है अशोक वाजपेयी जी का। इनका समय है 1941। इनका गद्य समकालीन कविता के सही मुहावरे की तलाश का गद्य है। उनके गद्य में कविता के मर्म का विश्लेषण करने की क्षमता तो है ही, उसमें निहित भावबोध को महसूस करने की संवेदनशीलता भी है। उन्होंने आलोचनात्मक गद्य की विचार भूमि को सार्वभौम बनाने की पूरी कोशिश की है। अब अगर ये जो कथन है अगर हम देखें तो ये कथन किनके अनुसार है? रामचंद्र तिवारी के अनुसार है। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि कुंवर नारायण के गद्य में सामयिक यथार्थ के ताप के साथ आत्मिक एवं सार्वभौम जीवन सत्य को उद्घाटित किया गया है तो ये कथन किनके द्वारा कहा गया है और किनके विषय में कहा गया है? तो द्वारा कहा गया है रामचंद्र तिवारी और विषय है यानी किनके विषय में कहा गया? कुंवर नारायण। ठीक है। उसी तरीके से अगर अशोक वाजपेयी के विषय में अगर कहा जाए कि इनका गद्य समकालीन कविता के सही मुहावरे की तलाश का गद्य है तो ये कथन किनका है? रामचंद्र तिवारी का कथन है। ठीक है।
और किनके विषय में कहा गया है, तो अशोक वाजपेयी के गद्य के विषय में कहा गया है। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले जो रचनाकार हैं या लेखक या कवि कह सकते हैं नई कविता के, नंदकिशोर आचार्य हैं जिनका समय 1945 है, गिरधर राठी हैं जिनका समय 1946 है, राजेश जोशी हैं जिनका समय 1946 है, मंगलेश डबराल हैं जिनका समय 48 से 2020 है, अरुण कमल हैं इनका समय 48 है 1948, उदय प्रकाश है इनका जन्म 1952 है। ठीक है, तो ये रचनाकार थे जो नई कविता से संबंधित थे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हमारा खंड क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आई बटन में मैं शेयर कर दी हूँ इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट को इस आई बटन में शेयर कर दी हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।